हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आज आप लोग का लास्ट इको का एग्जाम था। आई होप बच्चा आप लोगों का इको का एग्जाम वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गया होगा बिकॉज इको बीइंग एन इजी सब्जेक्ट। दोस्तों, एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोगों को 6 जनवरी को एट द एंड ऑफ द एग्जाम आंसर की पूरी अकाउंट्स की डालूंगा। सो हियर आई एम बच्चा डिस्कसिंग द आंसर्स इन डिटेल। मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक आंसर की बना ली है अकाउंट्स की। एंड बच्चा आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सम ओवर enthusiastic टीचर्स who actually upload the answer key during the exams. I request everyone भाई कि एग्जाम्स के बीच में कोई भी आंसर की अपलोड नहीं करनी चाहिए। इज अ बिग रीजन। बच्चा अगर उन आंसर्स को देखता है तो बच्चा उन आंसर्स में अगर कोई गलती होती है तो भाई उसको देखकर ऑटोमेटिकली घबरा जाता है। सो as my view beta, I'm uploading this at the end of the exam. You can check your accounts paper and you can very well estimate your accounts marks. चलिए विदाउट डिले पहले भाई हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। दिस वाज योर क्वेश्चन पेपर फॉर दिसंबर 23। भाई हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था? The financial statements must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the principle full disclosure. Yes, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर क्या था? ट्रू। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं फ्रेंड्स, याद रखना भाई, वो हमेशा ये आपको बताती हैं कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है जितनी भी रिलायबल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाए। नेक्स्ट, जो गेन होता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट से, क्या हम उसको रेवेन्यू में ऐड करते हैं? नो, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि आपको बता देता हूं, नेट प्रॉफिट सिर्फ निकलता है बिजनेस के इनकम और बिजनेस के गेन्स के साथ। दैट मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, दैट मीन्स जो आपके बिजनेस के गेन्स होते हैं और बिजनेस के अपने एक्सपेंसेस के साथ। ये जो कैपिटल एसेट का सारा भाई गेन होता है, ये बेसिकली आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट होता है। दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो इसका रीजन भी यही था भाई, दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो पहले का आंसर आपका ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है। क्या डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है? ये पहले ही बच्चा गलत हो गया। डेप्रीसिएशन तो चलो नॉन कैश एक आपके पास सही है, बट आपके पास क्या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? और जो आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो प्रॉफिट्स होगा? नो बेटा, डेप्रीसिएशन इज बेसिकली एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट के लिए नहीं, डेप्रिसिएशन हर बार प्रोवाइड किया जाता। तो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स। तो सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड, ये एक एग्जांपल होता है एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यस, दिस इज ट्रू बिकॉज बच्चों जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड, याद रखिएगा उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ऑब्वियसली हम चार्ज करते हैं अपना इंक्रीजिंग वे में, राइट? सो बच्चा यस, जैसे सपोज कर लीजिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि भाई पहले अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। सो बच्चे एक चीज दिमाग में रखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाता है? ट्रू। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं? नो। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस बच्चा आपके पास हमेशा एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, राइट? डिस्काउंट कॉलम क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है? नहीं भाई, इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? देखिए भाई, सिंपल सी आपको फंडे बच्चे बता देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर आंसर की तैयार करी है। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या होती है बेटा? कॉस्ट जो आपकी सारी की सारी रॉ मटेरियल से गुड्स को कन्वर्ट करने में होती है। गुड्स को जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का टोटल होता है बेसिकली डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? डेप्रिसिएशन, इस मेथड में हम लोग हमेशा एक चार्ज करते हैं जो हर साल डिक्रीज होती जाती है। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है, that is 1 minus nth root of residual value over cost of asset.
नेक्स्ट आपके पास था बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट का प्रॉपर आंसर आपको लिख के दिया है बच्चा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो हम मनी में रिकॉर्ड करते हैं वही बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चा कि रेवेन्यू को आपने कब रिकॉग्नाइज करना है। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है पॉइंट ऑफ सेल पे या आपने जब उसको रिसीव करा है तब। तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको इसी के बारे में बताता है। सो ये एक प्रॉपर आंसर्स हैं जो आप लोग वहां पर आंसर की से देख सकते हैं, राइट। सो भाई ये हमारे ऑटोमेटिकली 4 क्वेश्चंस हो गए हैं जिसका हम लोग को छोटा छोटे आंसर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं। मैं आपके पास बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगा प्रैक्टिकल, बिकॉज थ्योरी इज स्टिल मैनेजेबल। अब यहां पर देखिएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये इन्वेंट्री का। बेसिकली ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चा जो आईसीआई के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में भी हैं। अगर बच्चों के पास मेरी बुक है तो मेरी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे अब यहां पर आप चेक करते हो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास लिखा हुआ है 31 मार्च 2023 को। पर्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, परचेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है और जीपी का रेट इज 25% ऑन कॉस्ट। दोस्तों इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में एक 12,500 को हमने राइट ऑफ करा है एक पर्टिकुलर आइटम से, जिसको ओरिजिनली हमने परचेज करा था दोस्तों 50,000 का और इसको बेचा था बच्चा हम लोगों ने 40,000 का। ठीक है, अब ध्यान से इसको चेक करिएगा। हम लोग के पास जब इसका आंसर किया प्रॉपर्ली इसको देखोगे तो बेटा पहले तो इसके अंदर ना जो मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको एक छोटा सा ट्रेडिंग, आप इसको ट्रेडिंग से भी बना सकते हो, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। मैंने ट्रेडिंग से करा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बच्चा मैंने डेबिट साइड पे दिखा दिया, परचेजेस 8,85,000 डेबिट साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिखा दिया, राइट। कैश सेल्स मेरे पास 550 की और मेरे पास क्रेडिट सेल्स 4 लाख की जिसका टोटल बनता था 950। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने कैसे दिखाना है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब आप अल्टीमेटली चेक करोगे बेटा इसमें एक छोटा सा पॉइंट था 950 की आपकी टोटल सेल्स है। अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो ना दोस्तों अपने पास यहां पर ना 950 की टोटल सेल्स है, राइट। 950 की सेल में से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40,000 की वो सेल्स है जो अब नॉर्मल लेवल की है, ठीक है। सो 950 की टोटल सेल्स है, इसमें से बच्चा 40,000 की अब नॉर्मल सेल्स है। अब इसको चेक कर सकते हो 9,10,000 की आपकी नॉर्मल सेल हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज बच्चे इसको चेक करें। अब जो नॉर्मल सेल है उस पर लिखा है जीपी परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट, भाई 1/4 ऑफ कॉस्ट है। अगर हम लोग सेल्स पे आते हैं तो सेल्स का फंडा होता है 1/5 ऑफ सेल्स, राइट। सेल्स का फंडा क्या हो गया भाई साहब 1/5 ऑफ सेल्स। तो आप इसमें चेक करें दोस्त, आपके पास हमने क्या करा 9,10,000 का जब 1/5 करा तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1,82,000। तो ये हमारा नॉर्मल जीपी आ गया। अब नॉर्मल जीपी कैसे मैंने निकाला बच्चा ध्यान से प्लीज चेक करना। आपने वहां पर गुड्स बेचे हैं अब नॉर्मल सेल्स के 50,000 का ओरिजिनल परचेज था और उसमें अप्रोक्सीमेटली भाई 12,500 आपने राइट ऑफ करा हुआ है। तो आपकी जो वैल्यू थी गुड्स की वो हो जानी थी 37,500। अब आपने 37,500 की चीज को आपने 40,000 में बेचा हुआ, दैट इज योर अबनॉर्मल सेल्स। तो आपको यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,500। सो नाउ योर टोटल प्रॉफिट इज 1,82,000 प्लस 2,500, राइट। सो आपका बच्चा जो टोटल जीपी का प्रॉफिट आता है दैट इज 1,84,500, दैट्स योर जीपी। तो जीपी का बच्चा अपना प्रॉफिट आ गया है 1,84,500। द मोमेंट यू प्लेस अप योर जीपी, जीपी को जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास यहां पर बाकी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड क्लोजिंग स्टॉक वर्क्स आउट टू बी 4,02,000, राइट। तो बच्चे इसको चेक कर लीजिए बेटा, आपके पास यहां पर ये सारा कुछ करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक बच्चा आपके पास कितना आ जाता है 4,02,000 पे, राइट। ओके नेक्स्ट। तो बच्चा इसमें सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट था कि जो जीपी है हमारे पास 950 का था, 950 में से आपको अबनॉर्मल सेल को अलग करना था और नॉर्मल सेल को अलग करना था। इसमें सिर्फ एक यही प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट आपको देखना था। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा क्वेश्चन आता है, देखिए ये आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन दैट इज फिनिश्ड। आपके पास बच्चा नेक्स्ट आता है बीआरएस का। बीआरएस का क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपके पास लिखा है
कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बच्चा अगर एज पर पासबुक है दैट इज 2,48,000। तो व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन भाई, तो आपको 2,48,000 अपना यहां पर दिखाना था माइनस में एज पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये प्लस का कॉलम है भाई, ये माइनस का कॉलम है। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपने ओवरड्राफ्ट दिखाना है वहां पर माइनस साइड पे, राइट। अब देखिए अपने आंसर्स को एक बार प्लीज मिला लीजिएगा। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखी है कि आपके पास 2,10,000 का चेक आपने इशू करा है, उसमें से 140 का प्रेजेंट हुआ है, मतलब 70,000 का प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड, अपना मेथड याद रखो बच्चा, जो हम क्लास में एक स्पेशल मेथड करते हैं, क्या चेक इशूड, कैश बुक क्या हो गई माइनस। हम लोगों ने इस सम में सारा सम इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक के ऊपर, तो क्या करेंगे उसको माइनस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगर आप आगे देखते हो 19,200 का चेक आपने ड्रॉ करा टेलीफोन बिल का, आपने कैश बुक में एंटर कर दिया है 29,200 का, बट वाज रॉन्ग शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। ओके, नाउ होल्ड ऑन, ये आपने बेसिकली क्या करा है, आपने कैश बुक के माइनस साइड को ओवरकास्ट कर दिया है। तो आपने कैश बुक 10,000 से ज्यादा माइनस कर दी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कैश बुक 10,000 से ज्यादा माइनस कर दी है तो कैश बुक को क्या करोगे भाई माइनस, क्योंकि इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, हमने कैश बुक पे देखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, एक चेक 37,520 का एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, अगर आपने ट्वाइस कैश बुक में डाल दिया तो कैश बुक प्लस हो गई। इफेक्ट भाई हमने कैश बुक पे देखना है, अपनी टेक्निक को याद करिए और इसको प्लस में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप देखते हो एक चेक 1,17,000 का आपने इशू करा है, बट इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, तो पासबुक माइनस इफेक्ट कैश बुक पे क्या करेंगे इसको प्लस, दैट इज 1,17,000 भाई, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप चेक करते हो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, बेटा पासबुक को माइनस कर देगा ये, बिकॉज कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो पासबुक माइनस इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे, क्या करेंगे इसको 3,500 को प्लस कर देंगे, राइट। ये देखिए प्लस कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चेक करते हो बेटा, एक चेक 45,000 का पासबुक में क्रेडिट हुआ, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक प्लस हो गई। अब अगर दोस्तों पासबुक प्लस हो रही है, इफेक्ट किसके ऊपर देखना है आपने, ऑब्वियसली कैश बुक पे, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप चेक करते हो भाई, एक 26,200 का चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर से पासबुक माइनस हो जाती है, इफेक्ट आपने किसके ऊपर देखना है भाई साहब, ऑब्वियसली कैश बुक पे, तो क्या करेंगे इसको प्लस। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बच्चा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को आपने अंडरकास्ट करा 12,000 से, अगर आपने अंडरकास्ट करा 12,000 से भाई, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपका जो पेमेंट साइड जब अंडरकास्ट होता है ना, तो कैश बुक बढ़ जाती है, तो कैश बुक हो गई प्लस। सो बच्चों आपको इसको प्लस में डालना था, और ये सारा कुछ करने के बाद आपका आंसर आता है 176,780। दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। So this is your overdraft balance as per cash book. Okay. Next, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक एनपीओ। दोस्तों एनपीओ का क्वेश्चन वाज अ ट्रेमेंडसली गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये हम लोग बच्चा एक बार सारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हमेशा क्लास में रिकमेंड करता था कि जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, स्टार्ट विद योर सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर क्या था भाई, नॉर्मली अगर आप देखते हो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिसीव पेमेंट गिवन होता है और इनकम एक्सपेंडिचर आपको बनाना होता है। इस क्वेश्चन में वाइस वर्सा टेक्निक थी, इनकम एक्सपेंडिचर वाज एक्चुअली गिवन टू अस, मुझे रिसीव पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। तो बच्चे प्लीज फोकस करना, सब्सक्रिप्शंस ड्यू इज गिवन गाइस, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालनी है और मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक सिंपल सा सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाएंगे, ये स्टार्टिंग विद वर्किंग नोट्स, E1 इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज देयर। दोस्तों जो मेरे पास एडवांस ओपनिंग और एडवांस क्लोजिंग गिवन है,
जो इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन दी हुई है बच्चा वो हमारी ड्यू है, और यहां पर मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 2,24,000। सो भाई ये मेरे पास आ गया सब्सक्रिप्शंस अकाउंट का कैश रिसीव्ड। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहां पे चेक करते हो सैलरीज, अगर आप ध्यान से चेक करोगे बेटा, मैंने एक एक वर्किंग नोट यहां पे बनाया है सैलरी का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब दिस आंसर की इज प्रिपेयर्ड एज पर द एग्जाम। आपको एग्जाम में जितने वर्किंग नोट बनाने चाहिए मैंने सारे यहाँ बना के दिए। सो बच्चा यहाँ पर आप देखते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 15,000, जो इनकम एक्सपेंडिचर में होगा वो ड्यू 235। यहां पर आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड पे टू कैश पेड। सो डेबिट साइड पे वी गेट द बैलेंस एज कैश पेड, राइट, 230 सैलरीज। नेक्स्ट फर्नीचर का बैलेंस अगर हम इसमें चेक करेंगे भाई, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, फर्नीचर 20 एंड 19,800। तो भाई साहब यहां पर आ गया 20,000, 19,800 आ गया आपके पास। नेक्स्ट द डेप्रीसिएशन वाज गिवन इन एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट वाज गिवन। सो यहां पर डेबिट साइड पे दोस्त एक बार बैलेंस आ जाएगा, वो क्या मानेंगे, परचेजेस। तो ये मेरे पास एक बैलेंस आ गया बच्चा, इसको क्या मानेंगे, परचेजेस। ठीक है, रिसीव पेमेंट में काम आएगा। अच्छा लैंड बिल्डिंग में क्या सीन था भाई, लैंड बिल्डिंग में ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 19,62,500 गिवन था, तो मेरे को डेप्रीसिएशन की प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज डेप्रीसिएशन वाज 37,500। ठीक है, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आता। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 35,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 39,000 था, डेप्रीसिएशन भाई मेरे पास वहां पर 1,000 था, तो मेरे पास बैलेंस आ गया डेबिट साइड पे टू बैंक, दैट इज परचेजेस। तो आप इसमें चेक कर लीजिए भाई, टू बैंक, ये परचेजेस का बैलेंस आ गया 5,000, राइट। अब दोस्तों इसमें ना एक और वर्किंग नोट बनना था, दैट वाज स्टेशनरी कंज्यूम। अब स्टेशनरी का सीन ऐसा था बच्चा, आपके पास ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन में जब आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर गिवन होता है तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला था बच्चा। ठीक है, नाउ स्टेशनरी कंज्यूम वाज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा उसको रिवर्स करा। मैंने क्या करा भाई साहब, स्टेशनरी कंज्यूम जो है वो मेरे को वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो यहां पर अगर अल्टीमेटली आप चेक करते हो ये रहा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास स्टेशनरी कंज्यूम वाज गिवन एज 30,000, वो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट। तो आप इसमें चेक करते हो भाई, यहां पर देखिएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, राइट। सो परचेजेस निकल आती हैं, परचेजेस अगर यहां पे चेक करते हो दैट इज 32,500 रुपीज। सो 32,500 की भाई परचेज आ गई। एक बार परचेज आ गया दोस्त, अब आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट आप बड़े आराम से चेक कर लीजिएगा, आपके पास ओपनिंग इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में गिवन थी, ये सारी ओपनिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखते हो दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कैश बैंक, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरे पास आ गया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट आती थी 24,00,000 I'm सॉरी, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, भाई जो अपने को पूछा गया था। यहां पर आप चेक कर लेना भाई, रिसीप पेमेंट जो है ओपनिंग कैश 1,08,000 वाज गिवन, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो मैंने वर्किंग नोट से निकाली, इंटरेस्ट जो 90,000 का था, डोनेशंस 40,000 की। सर ये आप कहां से ले रहे हो बेटा, इनकम साइड से। मिसलेनियस रिसीव्स इनकम साइड से। सैलरीज मेरे पास वहां पर आ रही है जो मैंने अभी अकाउंट बनाया है, फर्नीचर जो मैंने अकाउंट बनाया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो मैंने ऊपर अकाउंट बनाया है, स्टेशनरी परचेजेस अभी निकाली, रेंट एंड टैक्सेस 5,000, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस। दोस्तों ये बैलेंस आता था 1,81,500, राइट। इसको ठीक करना है बच्चा, 1,81,500 का बैलेंस मेरे पास आता था, और यही क्लोजिंग बैलेंस मुझे निकालने को बोला गया था। सो बच्चे इसको चेक कर लें, द बैलेंस वाज 1,81,500 फॉर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। जब ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आता है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोस्तों मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शंस आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, कैपिटल फंड मेरा आया था 40,24,000,
सरप्लस मेरे पास आ गया 63,300। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, सरप्लस वाज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो 40,87,300। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास दोस्त आ गया 18 लाख। ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और मेरी बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल मैच करता है बेटा 41,08,300। So this was your exact balance sheet given to us, right? So बच्चा ये अपना एनपीओ का पूरा क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं इसको। एनपीओ का पूरा क्वेश्चन अपने पास था सारा का सारा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट? ओके, सो भाई एनपीओ का ये क्वेश्चन करने के बाद ऑब्वियसली 12 नंबर स्कोर करने के बाद, क्योंकि आपके पास इसमें ओपनिंग कैश गिवन था, आपको आरएनपी और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे फोकस करना था। नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अगर बच्चे मेरे से पढ़े हो तो आपको क्लास में याद होगा, हम एक क्वेश्चन करते थे जिसमें एस और आर, ठीक है, वो एस और आर वाला जो क्वेश्चन था डिटो सेम क्वेश्चन है, खाली फिगर्स चेंज है, जिसको हम कहते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला पॉइंट। तो यहां पर हम लोगों को बट एक चीज याद रखनी है, हमने ड्रॉई की बुक्स बनानी है। आई होप यू फोकस ऑन दिस, क्योंकि आर ने बिल ड्रॉ करा पी के ऊपर, तो बच्चा यहां पर सारी हमने एंट्री सिर्फ ड्रॉई की बुक्स में पास करनी है, राइट? हम लोगों ने जो क्वेश्चंस नॉर्मली करे होते हैं वो और ज्यादा अच्छे लेवल के होते हैं। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज हम लोगों को भाई इसमें बुक्स बनानी है ड्रॉई की, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, आर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा 2 लाख रुपए का जुलाई 2022 में 4 महीने के लिए। तो बच्चा उसके बाद पी ने उसको एक्सेप्ट करा। अब पी कौन है? ड्रॉई। आर उसको डिस्काउंट कराता है 1,88,000 का, और आर ने कुछ पैसे पी को भेजे। अब जरा फोकस करिएगा भाई, पहले तो आप लोगों ने इसको नोटिस करना है, 1,88,000 में से अराउंड आई सपोज 75,200 उसने इसको भेजा है, राइट? तो आप इसको जब चेक करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 40% अमाउंट बन जाती है। आप कैलकुलेटर्स पे चेक कर लीजिएगा, तो मतलब उसने 60% अपने पास रिटेन करा और 40% आगे उसको भेज दिया है। ड्यू डेट पे आर जो है बेटा वो अल्टीमेटली बिल जो है, अच्छा, वो उसका पेमेंट नहीं कर पाता, उसने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। नाउ आर हैज बिकम द ड्रॉई 2.5 लाख रुपए का, जिसको हम डिस्काउंट कराते हैं 2,36,250 का। मतलब कौन डिस्काउंट कराता है? पी। पी ने क्या करा? 56,700 का बेटा अल्टीमेटली अमाउंट आर को भेजा। बिल जो है अल्टीमेटली आर का जब पेमेंट का बारी आया तो भैया वो भाई साहब हो गए इंसॉल्वेंट, और उसने सिर्फ 50 पैसा इन रुपी मेरे को दिया है। याद रखिएगा, मुझे बुक्स ऑफ पी की एंट्रीज और मुझे आर के अकाउंट बनाने पी की बुक्स में, राइट? चलिए हम एक काम करते हैं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज को चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग को एक चीज ख्याल रखनी है कि आपको यहां पर पी की बुक्स बनानी है। पी की बुक्स में जुलाई 2022 में सबसे पहले आप एंट्री करोगे आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, दैट इज 2 लाख, ठीक है? फिर अल्टीमेटली क्या है भाई, आर ने पैसे भेजे पी को, पी के पास आ रहा है कैश 75,200। अगर आप इसको चेक करोगे तो उसने जो डिस्काउंट कराया था जब अपना बिल, ध्यान से नोटिस करना भाई, उसने जो डिस्काउंट कराया था उस टाइम पे डिस्काउंट था 12,000 का, तो उसको डिस्काउंट भी बेयर करना पड़ेगा। तो 12,000 का 40% ये डिस्काउंट भी हमें बेयर करना पड़ेगा, दैट इज 4,800, राइट? सो टोटल जो अमाउंट हमें आर दे रहा है बेसिकली वो है 80,000। डन। नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई, अब यहां पर 4 नवंबर 2022 को जब आपकी ड्यू डेट आती है तो वहां पता लगता है कि भैया आर जो है वो पेमेंट नहीं करेगा, तो आपको तो पैसा बैंक को देना पड़ेगा, बिकॉज बैंक के नजरों में आप ड्रॉई हो। सो अल्टीमेटली दोस्तों बिल्स पेबल टू बैंक करके 2 लाख रुपए की आपको एंट्री करनी पड़ी। देन उसके बाद आपने एक नया बिल ड्रॉ करा, अब आप ड्रॉर बन चुके हो। अच्छा, आपने इस बिल को डिस्काउंट कराया, एंट्री हो गई बैंक डिस्काउंट टू बीआर 2.5 लाख रुपए से। अब आइए मेन कॉन्सेप्ट पे। अब आपने क्या करा, इसका कुछ पोर्शन आपने भेजा है जिसमें आता है कॉन्सेप्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर का, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपने भेजा 56,700। अब यहां पर बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्काउंटिंग फैक्टर का। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का बच्चा वो पॉइंट क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज।
कि जब 2,36,250 का नेट अमाउंट हम रिसीव करते हैं उस टाइम पे डिस्काउंट कितना होता है? डिस्काउंट वाज 13,750। अगर हम यूनिटरी मेथड फॉलो करें 1 पे डिस्काउंट कितना होता है? 13,750 ओवर 2,36,250, तो 1,76,700, दैट मींस टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम आर। अब बच्चा बोलेगा सर ये अमाउंट कैसे आया? बहुत सिंपल है, देखो आर ने पहले जो 2 लाख का बिल था ना बेसिकली, तो 2 लाख में से 60% अपने पास रिटेन करा था, तो हमने आर से 120 तो वो लेना ही था, हमने आर से वो 120 लेना ही था, ठीक है। उसके अलावा हमने उसको 56,700 अभी भिजवाया, तो टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम आर वॉज 1,76,700। याद रखना दोस्तों, द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम आर वॉज 1,76,700, ठीक है। सो हम लोगों ने यही चीज चेक करनी है बेटा, 176,700 पे टोटल डिस्काउंट कितना आता है? डिस्काउंट वर्क्स आउट टू बी 10284। सो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, इसी को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, टोटल पैसा बच्चा आर को जो हम लोग वहां पर अल्टीमेटली आर से मिलेगा, दैट इज 66,984, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं यहां पर लास्ट एंट्री करने से बेटर है कि पहले आर का छोटा सा अकाउंट बना लो, पूछा भी है। तो जब आप आर का लेजर बनाते हो तो लास्ट में आपके पास ना यहां पर बैलेंसेस आते हैं, उनके बैलेंसेस के जो अमाउंट आता है उसका 50% बैंक में चला जाएगा और 50% बैड डेट में होगा। आपने सिंपल एक आर का लेजर बनाना है, आर का लेजर देख लीजिए, पूरा आपको प्रॉपर बना के दिया है। आर का लेजर बनाओगे तो उसका 50% बैलेंस जो है वो बैंक में और 50% बैड डेट में चला जाएगा, बिकॉज R is getting insolvent, right? So this was the answer बच्चा, 93492 each। इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था, दैट वाज योर एवरेज ड्यू डेट, और ऑब्वियसली आप लोग को अकाउंट करंट के और कंसाइनी के क्वेश्चंस में चॉइस आया था। तो बच्चा हम लोग एक बार एडीडी का आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर आप देखोगे ये म्यूचुअल डीलिंग्स वाला क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे एक गलती ना कर बैठे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एक काम करते हैं, यहां पर ना हम 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लेते हैं। डोंट डू दैट, आई डोंट रिकमेंड दैट। व्हाई? बिकॉज जब तक बिल का क्वेश्चन ना हो तब तक ग्रेस डेज ऐड नहीं करने चाहिए। तो अगर किसी ने करे हैं, अगर आपने नोट लिखा है तो शायद आपको उसके मार्क्स आपके ना कटें, बट ICI हैज द राइट टू डिडक्ट द मार्क्स। व्हाई? बिकॉज यहां पर बिल कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ग्रेस डेज आर नॉर्मली अलाउड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन, राइट। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दोस्तों कि आप लोग को यहां पर बिल का क्वेश्चन नहीं है तो ग्रेस डेज नहीं लेने चाहिए। हाँ, ड्यू डेट के लिए आप लोगों को बेटा 1 मंथ का जो क्रेडिट है वो आपको देना है। दैट मींस जुलाई 20 आपका डेट नहीं होगा, आपका ड्यू डेट होगा इससे 1 महीना ऐड करके, दैट इज August 20th। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपको बच्चा सबसे पहले बेस डेट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20 अगस्त लेना है, दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। आपको क्या करना था भाई? सिंपल सा फंडा, सबसे पहले आपने गुड्स एंट्री करी है जो बी ने जी को बेचे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 20 अगस्त को आपने ड्यू डेट लिया 1 मंथ एक्सटेंड करके। जैसे यहां 17 सितंबर ले लिया मैंने, अगर आप यहां पे चेक करते हो अगस्त 17 था, मैं ग्रेस डेज नहीं ले रहा। सितंबर 13 मैं भी ग्रेस डेज नहीं लूंगा बेटा, 13 अक्टूबर। यहां पर मैंने 20 अगस्त से 20 अगस्त डेज निकाले, 0 डेज। 20 अगस्त से लेके 17 सितंबर 28 डेज, 54 डेज, इनको मल्टीप्लाई करा बच्चा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इज 25,68,000, राइट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो जी ने बी को गुड्स बेचे हैं वाइस वर्सा, उसकी हम एंट्री करेंगे। यहां पर भी आपको 1 मंथ का पीरियड को ऐड करना है। जुलाई 25 का 1 मंथ, अगस्त 16 से 1 मंथ, सितंबर 5 से 1 मंथ। सो फ्रेंड्स अगर आप इसको चेक करते हो भाई तो यहां पर डेज अगस्त, अच्छा बेस डेज आपने 20 अगस्त ही लेना है क्योंकि सम का इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर भाई साहब 5 दिन, 27 दिन, 46 डेज। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18,64,000, ठीक है, 18,64,000। फिर जब हम लोग यहां पर बेटा एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स। ये जब आप कैलकुलेशन करते हो दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली 27 डेज आता है। 20 अगस्त में अप्रोक्सीमेट 27 डेज जब आप ऐड करते हो, यू गेट 16 सितंबर एज द आंसर, राइट।
ओके फिर दोस्तों हमारे पास चॉइस थी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी हैड अ चॉइस कि भाई आप एक काम करो, अकाउंट करंट करो या कंसाइनमेंट के क्वेश्चन करो। जो मैंने बच्चों से बात करी, बच्चों ने बोला सर हमने मैक्सिमम लोगों ने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करो। ऑब्वियसली करना भी वही चाहिए था बिकॉज दैट वाज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो मैंने इसीलिए अभी आंसर की में मैंने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन डाला है। अगर किसी बच्चे की डिमांड होगी सर अकाउंट करंट का आंसर की बना दो, तो मैं उसका भी बना दूंगा, राइट। तो फिलहाल अभी मैंने बच्चा क्या करा है, क्योंकि बच्चों की मैक्सिमम जो मेरे पास जो मैंने क्वेरीज ली है, तो बच्चों ने मैक्सिमम मुझे सबने यही बताया है कि हमने कंसाइनमेंट का करा है, इसलिए मैंने आंसर की में अभी आपके लिए कंसाइनमेंट ही डाला है, राइट। और वैसे भी करना भी ये चाहिए था बिकॉज इट वॉज वेरी लाइस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज इसमें कोई प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी था, खाली कंसाइनी की बुक्स बनानी थी। ओनली वी आर रिक्वायर्ड टू मेक कंसाइनीज बुक्स, नथिंग एल्स वाज रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर आप इसमें चेक करते हो भाई, जैसे मिस्टर एक्स ने कंसाइन करे 1.5 लाख के गुड्स मिस्टर वाई को, हमने अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करनी। मिस्टर एक्स ने 1800 की इंश्योरेंस करी, हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी बिकॉज हम वाई हैं, हमारा नाम क्या है, वाई, वी आर द कंसाइनी। हाँ, हमने गुड्स रिसीव करे, हमने ये खर्चा करा 2000 और 1500, अब हम एंट्री पास करेंगे, राइट। तो अब देखिए पहला हमारी एंट्री कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 और 1500 मिलाकर एंट्री कितने से हो गई, 3500 से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो वाई ने हमें एडवांस दिया 50,000 रुपए का, उसने हमें सेल्स के लिए लिस्ट भेजा, अकाउंट सेल्स, बोलता भैया मैंने आपके 1,40,000 के गुड्स बेच दिए। अब उसने 4/5 बेचे, 1/5 अनसोल्ड है, वो स्टॉक एंड कंसाइनमेंट कंसाइनर की बुक्स में होता है भाई, अपनी बुक्स में नहीं होता, तो अपने को देखना ही नहीं इसके अंदर। वाई को 8% कमीशन देना था, एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, बट हमें तो डेल क्रेडिट कमीशन मिला नहीं, हमें तो डेल क्रेडिट कमीशन मिला नहीं, तो ये बैड डेट जो है ये हम बियर नहीं करेंगे, ये कंसाइनर बियर करेगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो इट वाज सो डैम सिंपल बेटा, हमें एडवांस आया पहले एक्स टू बैंक, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए हमने एडवांस दिया, सॉरी, तो एक्स इज द रिसीवर, सो एक्स रिसीवर है बच्चा, तो हमने एक्स को एडवांस दिया तो हम एंट्री कर देंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। फिर उसके बाद अगर नोटिस करते हो बेटा, हम लोग यहां पर कैश या डेटर टू एक्स लिख सकते हैं, जो सेल का पैसा है, क्योंकि देखो सेल का पैसा आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मेरे को कैश, बैंक, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कैश या बैंक या डेटर टू एक्स, सेल का पैसा भाई मेरे को आ गया, ठीक है, मैंने एक्स को देना है। देन कमीशन, ऑब्वियसली इसके ऊपर कमीशन आएगी, एक्स टू कमीशन, बाय बिकॉज कमीशन इज माय इनकम। और जो बैड डेप्ट है वो बेसिकली किसने बेयर करना है, वो एक्स ने बेयर करना है, और बैड डेप्ट को मैं क्रेडिट कर दूंगा बिकॉज डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट रिसीव्ड, राइट। तो वो बैड डेप्ट मेरा नहीं है, वो बैड डेप्ट बेसिकली किसका है, एक्स का है। तो बच्चा ये 5 एंट्री सिर्फ करनी थी और आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है। अगर आपने करा है दैट्स वेरी गुड। अब आ जाइए आप लोगों का फेवरेट टॉपिक फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी इजी, ध्यान से देखिएगा, इट हैज फ्यू पॉइंट्स बट इट वाज इजी। लाइक यू हैड बैंक चार्जेस, बिल्डिंग कैपिटल, कैरेज एंड एवरीथिंग इज देयर। अब इसमें एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। एंड जो मेन चीजें थी वो थी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या था भाई, वैल्यू ऑफ स्टॉक 4,10,000 था, इसमें कोई गुड्स रिटर्न थे 22,000 के लिए जिसके हमने एंट्री पास नहीं करी, मतलब दिस वाज अ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बच्चा आपके दो चीजों को इफेक्ट करता है, एक आपके डेटर्स को इफेक्ट करता है और एक आपकी सेल्स को इफेक्ट करता है। अगर आप इसकी एंट्री पास नहीं करोगे तो नॉर्मली अगर आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हो, यू राइट सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, राइट। तो मतलब एक आपकी सेल्स कम होगी और एक आपके डेटर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। परचेजेस में आपने फर्नीचर परचेज इंक्लूड कर लिया है। अब बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, सर परचेजेस में अगर इंक्लूड करा तो ऑब्वियसली हमने क्रेडिटर्स में भी डाला होगा, राइट। तो हमारे क्रेडिटर्स भी इफेक्ट होंगे ऑन द एजम्पशन की वो जो परचेजेस हैं वो आपकी उधार वाली परचेजेस हैं, तो आपने क्रेडिटर्स को भी इफेक्ट करा होगा। एंड बच्चों 30,000 जो है आपके पास, आपने उसमें इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है। अभी इसका ट्रीटमेंट आपको बताता हूं। नेक्स्ट वी हैव सिंपल डेप्रीसिएशन। डेटर्स में भाई 35,000 गोकू से ड्यू था और क्रेडिटर्स में 25,000 ड्यू टू हिम था।
हम लोग इसको कहते थे बेटा कॉन्ट्रा बैलेंसेस। कॉन्ट्रा बैलेंसेस में हम क्या ट्रीटमेंट करते थे, 35 25 जो दोनों में से लेस है उसको हम लोग क्रेडिटर और डेटर दोनों से लेस करते थे। फिर आपने 4% प्रोविजन बनानी है। इंश्योरेंस प्रीमियम में 42,000 था प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस का, और अल्टीमेटली जो बाकी बैलेंस बचता था, ये ड्राइंग्स हो गया ऑब्वियसली 42,000, और जो बाकी बैलेंस बचता था वो आपका 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक का था। दैट मींस एक महीना उसमें प्रीपेड था। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं बच्चों इसका आंसर की। देखिए ध्यान से प्लीज, अगर आप इसको देखोगे, सबसे पहले भाई ओपनिंग स्टॉक मेरे पास आ गया 9,30,000। ठीक है, परचेजेस मेरी वैसे 21,30,000 थी, मैंने 21 लाख लिखी है बिकॉज इसमें फर्नीचर भी इंक्लूडिव था, तो मैंने फर्नीचर निकाल दिया। ठीक है, परचेजेस की अगर आप फिगर चेक करोगे दैट इज 21,30,000, सो मैंने 21 लाख लिखी है। परचेज रिटर्न भाई 39,000 इसमें से माइनस हो गया, हमारे पास आ गया फिगर 20,61,000 परचेजेस। फ्रेट ऑन परचेजेस मेरे पास 18,000 का था। बच्चे देखेंगे सेल्स में आपके पास एक तो नॉर्मल सेल रिटर्न है और एक जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो आपकी दोनों सेल रिटर्न लेस करने के बाद 34,65,000 क्लोजिंग स्टॉक वाज गिवन। मेरे पास जीपी आ गया भाई 8,66,000। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। नेक्स्ट जीपी ब्रॉट डाउन करा, डिस्काउंट रिसीव शो करा। देखिए जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो तो आई होप बच्चों के करेक्ट होंगे। बैंक चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, these are simple points, simply transferred to PL account। ठीक है, इंश्योरेंस अगर आप देखते हो भाई, इंश्योरेंस में एक पॉइंट था, इसमें से 42,000 आपका था LIC का, दैट मींस पर्सनल एक्सपेंस माइनस करो। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा सा बता देता हूं भाई, आपके पास 82500 में से अगर 42,000 पर्सनल था तो बाकी बचता है 40,500। 40,500 में 1/12 दैट मींस एक महीने का प्रीपेड था, बिकॉज वो जा रहा है 30 अप्रैल तक और हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, राइट? तो दैट वर्क्स आउट टू बी 3375। 3375 भाई आपका प्रीपेड बनता था। तो बच्चे आप चेक करोगे, मैंने यहां पर क्या करा है, 82500 में से पहले 42,000 लेस करा है, 3375 का प्रीपेड, मेरे पास बैलेंस आ गया 37,125। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं था, प्रिंटिंग, गोडाउन रेंट, सैलरीज, व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, इसमें कोई पॉइंट नहीं था बच्चा। ठीक है, फिर हमने क्या करा भाई, मैं थोड़ा सा बच्चा अभी आपको बताऊंगा डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लेकर, विल कम बैक। हम पहले आते हैं बेटा डेप्रीसिएशन को लेकर। 9 लाख की बिल्डिंग पे 45,000 डेप्रीसिएशन लगा, इस फिगर को याद रखिएगा। फर्नीचर 321 का था। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 30,000 ऐड कर देते हैं। आई डोंट रिकमेंड दैट, व्हाई? बिकॉज जब आपको 321 बैलेंस गिवन है वो 31 मार्च का बैलेंस गिवन है, तो ऑन द एजम्पशन की 321 के अंदर, ऑन द एजम्पशन की 321 इंक्लूड्स दैट 30,000, राइट? मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां पर सीधा 10% डेप्रीसिएशन दोनों की फुल लेस करी है। क्यों? बच्चा बोलेगा सर आपने यहां पर मंथ्स क्यों नहीं लिए? बेटा मंथ्स इसलिए नहीं लिए बिकॉज यहां पर पर एनम इज नॉट गिवन। अगर सर हमने ले लिए तो ठीक है, इट्स अ जेन्युइन पॉइंट, तुम लोग मंथ्स ले सकते हो, बट अगर तुम लोग वहां पर मंथ्स को कंसिडर कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू राइटिंग अ नोट कि एज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी पर एनम। बट अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे पर एनम इज नॉट गिवन, सो इफ इट इज नॉट गिवन इट शुड नॉट बी एज्यूम्ड। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने कोई मंथ्स नहीं लिया, बट मैंने सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपको लिख के दिखाया है, राइट? कि 30,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी 3,000 एंड 291 पे 10% आपके पास आ गया। हां, अगर किसी बच्चे ने ऐसे एज्यूम करा है कि सर 321 मेरी अलग है, 30 मेरी अलग है, चलेगा, राइट होगा। आपको सिर्फ वहां पर ये नीचे एक नोट लिखना है कि भाई हम लोगों का डेप्रिसिएशन, सॉरी जो फर्नीचर का बैलेंस है वो अलग है, राइट? एंड 30,000 इज एडिशनल फर्नीचर, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल मैं assumption क्या ले रहा हूं कि मेरा फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 321 इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, नाउ ये एक डेप्रिसिएशन आ गया दोस्तों। अच्छा, फिर हम लोग को फर्नीचर का सेकंड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। व्हाई? बिकॉज आई टेल यू द रीजन,
because if you are going to purchase and if you are adding something in purchases, obviously your creditors will also be increasing. So वो creditors में increase नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने क्या करा, उसको फर्नीचर को उसमें से लेस कर दिया. ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, आप इसमें से दूसरा ट्रीटमेंट भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे डेप्रीसिएशन जो है बच्चा, एक हमारे पास व्हीकल्स की भी थी. ठीक है, वो सिंपल थी 20%, आप इसको चेक कर सकते हैं. तो अब मैंने क्या करा, मैंने इन सारी डेप्रीसिएशंस का करा टोटल 60,000. ठीक है, दिस वाज एक्चुअली 32100 ओनली, वो मैंने सिर्फ ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, एंड 45,000. तो जब आप तीनों डेप्रीसिएशन का टोटल करते हो, यू गेट द फिगर एज 1,37,100. आप इसको चेक कर सकते हो, you can calculate yourself. Next, moving on to another important point that is called as debtors and contrabalances. Contrabalances में क्या करना होता है भाई, contrabalances में जो lesser amount होती है, that is जो debtors और creditors के अंदर से जो lesser balance होती है उसको less करना होता है. जैसे एक ही बंदा हमारा 35 का debtor था, एक ही बंदा हमारा 25 का creditor था, जो दोनों में से lesser amount होता है उसको आप subtract कर दो. So 25 will be subtracted from both these balances. आप इसमें चेक कर सकते हो, 25 will be subtracted from both these balances. So हम लोगों ने creditors से भी लेस करा. creditors की final amount is actually 590, right? creditors की हमारी final amount आ गई बच्चा 590. अच्छा, सारा कुछ लेस करने के बाद, अच्छा भाई यहां पर एक लोन का 6 लाख है, हमारे टाइपिस्ट भैया कमाल करते जाएंगे. लोन का बच्चा 6 लाख था, वो हमने लिखना है. अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा था डेटर्स का. डेटर्स में आपने 1290 था, उसमें से सेल्स रिटर्न लेस करा, कॉन्ट्रा लेस करा, 1243 का बैलेंस आया दोस्तों. 1243 के ऊपर 4% की प्रोविजन बनानी है. फिर ये 4% की जो प्रोविजन होती है, इसको हमने डाला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के अंदर, दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट साइड. एंड देन वी यूज्ड टू गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 139,555. दैट मींस 1 लाख, I think it was 1,34,555. It was not 139 दोस्तों, it was 1,34,555. Again, टाइपिस्ट भैया जिंदाबाद हमारे. It was 1,34,555. Right? तो बच्चे इसको चेक कर लेंगे भाई. It was 1,34,555. ठीक है. सो भाई अब यहां पर अगर आप देखते हो, ये सारा कुछ करने के बाद अपना तो एनपी तो आ गया. ठीक है, एनपी को हम लोगों ने यहां पर कैपिटल में नीचे कर दिया ब्रॉट डाउन. 1948 में दोनों ड्राइंग्स को करा लेस. ठीक है, दोनों ड्राइंग्स को करा लेस, आपकी दोनों ड्राइंग्स को कर दिया लेस, एनपी को करा ऐड. यू गेट इज 18,60,555. 6 लाख का लोन, 590 के क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट टोटल 30,50,555. इधर भैया अपने पास जो डेटर्स हैं, डेटर्स में अगर आप चेक करते हो, दैट इज 11,93,280 का बैलेंस. बाकी क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, प्रीपेड दिखा दिया, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई. अब दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने करा है, इसमें मैंने एक दो एजम्पशन ली है. एक फर्नीचर की एजम्पशन ली है, राइट. फर्नीचर अगर आपने इसका दूसरा ट्रीटमेंट करा है तब भी चलेगा, मैं आपको बार बार बता देता हूं. एक मैंने यहां पर परानम को नहीं लिखा, तो मैंने मंथ्स का कोई पीरियड नहीं लिया. आई हैव नॉट कंसिडर्ड एनी सॉर्ट ऑफ मंथ्स, राइट. सो दो एजम्पशंस के बेस पे मैं ये क्वेश्चन करके चल रहा हूं. ठीक है, सो अगर आपने इसको दूसरे तरीके से करा हुआ है, आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई है, आपका जीपी एनपी थोड़ा फर्क आता है, डोंट वरी अबाउट इट. जीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली आपका फर्क पड़ेगा एनपी और बैलेंस शीट के टोटल पे. सो वो भी करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हमारे को एक सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन था. दिस वाज अ +2 लेवल क्वेश्चन यार. बहुत ही चिल्लड़ बोलते हैं, चिल्लड़ क्वेश्चन, एकदम बहुत ही चिल्लड़ क्वेश्चन था भाई साहब. अपने को ऐसे अपनी भाषा में बोलते हैं, एकदम चिल्लड़ चिंटू मिंटू टाइप्स क्वेश्चन. कि भैया PQR 3 पार्टनर्स हैं. पार्टनरशिप डीड कहता है कि R को देनी है सैलरी, PQR को 6% उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पैसा मिलेगा, R को देंगे बेनिफिट देंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे 10% ऑफ प्रॉफिट का इन एक्सेस ऑफ 50,000. मतलब आपने पहले ये दो चीजें प्रॉफिट से लेस कर देनी है, 50,000 भी लेस कर देना है, जो बैलेंस आएगा उसका 10% हम लोग R को देंगे. फिर Q को क्या मिलेगा बेटा, सारा कुछ माइनस करने के बाद 1 2 3 तीनों माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%. फिर जो बाकी बचेगा प्रॉफिट वो हमने 532 में बांट देना है.
और प्रॉफिट हमें 3.5 लाख का गिवन है। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भाई। 3.5 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। सिंपल आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। आर को दे दी दोस्त आपने सैलरी। अगर आप इसको चेक करते हो भाई, आर को हमने दे दी सैलरी। आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया 15,9,6 का। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमने आर को देना है। अगर आप इसको चेक करते हो भाई, अपने अब 3.5 लाख में से 10,000, 15,000, 9,000 और 6,000 जब आप लेस करोगे, राइट, तो जब आप इसको लेस करते हो भाई, तो उसके बाद इसमें से आपने, आपको बता देता हूं दोस्तों, 3.5 लाख में से 15,000, ठीक है, 9,000, 6,000 और उसके बाद भी जो आपका 10,000 आर की सैलरी का है वो सब आपने लेस करना है। ठीक है, तो आपका बैलेंस आएगा 3,10,000। सो 3,10,000 में से 50,000 भी लेस करना है, बिकॉज उसने बोला 50,000 के प्रॉफिट से जो एक्सेस जाता है, राइट, तो जो एक्सेस जाता है दैट मींस बाकी बैलेंस आएगा 260। 260 का 10% आपने देना है आर को, राइट, 260 का 10% आपने देना है आर को। अब उसके बाद जब आपने ये सारा चीजें माइनस कर दी, ये सारी चीजें माइनस करोगे, इवन 26, तो जो बैलेंस आता है वो आता है 284। 284 का 10% आपने क्यू को देना है। अब जो बाकी बैलेंस बचेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो आते हैं 2,55,600। उसको आपने पार्टनर्स के रेशो में बांटने, और उसके आंसर्स आपके सामने है बच्चा। दैट इज 127,800, 766,880, 51120। आप इसको चेक कर सकते हो। तो जस्ट इस लाइन को दिमाग में रखिएगा, उसमें लिखा है बेटा 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000, राइट, सो जो 50,000 से ऊपर जाएगा। ओके, सो दिस वाज द पीएल एप्रोप्रिएशन दोस्तों। देन यू हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। अगेन एक और +2 लेवल का क्वेश्चन था भाई। इसमें एक सिंपल आपको रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी थी। आपके पास जैसे ये सारा पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, वाई रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल को, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से, भाई साहब मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% से, डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन है 10%। आपको लिखा है भाई जो गुडविल है ना हमारे पास, उसको रेज नहीं करना, और न्यू रेशो अपने पास आ रहा है। वाई को, अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है भाई, कि वाई को हम पे करेंगे, राइट, और एक्स और जेड उसको पे करेंगे, और इस तरीके से पे करेंगे कि लाइक हमारा जो कैपिटल होगा वो न्यू रेशो में आ जाएगा। और हमने रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं भाई एक बार दोस्तों। सबसे पहले रीवैल्यूएशन आपने बनाया, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करा, मशीनरी को करा डेप्रीशिएट, डेटर्स को करा भाई साहब अपना डेप्रीशिएट या कम कर लीजिए, और हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता 30,000 का। I'm sorry, not 30,000, is 3,000. Again हमारे टाइपिस्ट भैया से छोटी सी गलती, it is 3,000, right? So दोस्तों 3,000 आने के बाद आपके पास 15, 9 और 6, that is 1,500, 900 और 600, ठीक है। Then we have a partners capital. Partners capital आप इसमें चेक कर लीजिएगा। हमारे पास बेटा जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 425 है एक्स का, 255 वाई का और 140 जेड का। जनरल रिजर्व को बेटा हमने उनके रेशो में बांट दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट्स को बांट दिया। फिर मैंने छोटा सा आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया है बेटा। गुडविल में हमारे पास न्यू रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है। हम जब इसको माइनस करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्क्स आउट टू बी 5:7। 5:7 में वाई का शेयर आता है गुडविल का 160, 160 का 3/10 दैट इज 48,000, ये वाई का शेयर आता है। ये दोस्तों जो अपने वाई का शेयर निकाला है ना, इसको मैंने बांटा है 5:7 के रेशो में, एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज एक्स टू वाई 20,000, जेड 28,000, और यहां पर आ जाएगा बच्चा 20 एंड 28। अब यहां पर इस लाइन को पढ़ सकते हो बच्चा गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, कि गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड। इसका मतलब ही होता है बेटा आपने एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट। सो यहां पर दोस्तों आप देखोगे एंट्री आ गई एक्स जेड टू वाई, और यहां पर आ गया बाय एक्स बाय जेड, ओके। अब यहां पर सारा पैसा जो वाई का टोटल आता है, वाई का जो टोटल आता है दोस्त, वो आता है 3,11,400। 3,11,400 भाई साहब हम लोगों ने वाई को पे करना है, ठीक है।
ये कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट मुझे न्यू कैपिटल्स कैसे निकालनी है, देखिए रूल वॉज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स, तो मैंने इन सबको प्लस करा, एडिंग ऑल दिस, सब्ट्रैक्टिंग दिस, एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जेड प्लस करा, डेबिट साइड माइनस करा, तो मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल एक्स की आ गई 4,19,000 और एडजस्टेड कैपिटल जेड की आती 1,17,600। अब मैंने अमाउंट जो वाई को पे करा बेटा वो आ गया है 3,11,400, ठीक है। इन सबको ऐड करा, दिस इज माय टोटल न्यू कैपिटल। अब ये जो न्यू कैपिटल आई है दोस्त, इसको मैंने न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया। न्यू रेशो क्या था, 5:3, डिवाइड कर लिया। अब आप जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और आप देखोगे जितना पैसा एक्स और जेड लेकर आ रहे हैं एग्जैक्टली मैंने उतना पैसा ही वाई को देना है। यहीं से आपको पता लग जाता आपका आंसर राइट है, क्योंकि सम की इंस्ट्रक्शन है कि वाई को जो पैसा देना है वो कौन लेकर आ रहा है, वो पैसा लेकर आ रहा है एक्स और जेड, और एक्स और जेड एग्जैक्टली वही पैसा लेकर आ रहे हैं। आप चेक कर लो, इनका टोटल भी यही बनता है। तो यहीं से आपको पता लगता है बच्चा कि आपका क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट, राइट, ओके। अगर आपने ये करा दैट्स वेरी गुड। एंड दोस्तों हम लोगों को इसके बाद एक सिंपल बैलेंस शीट बनानी थी। बैलेंस शीट में एक्स और जेड का कैपिटल, क्रेडिटर्स, बाकी हमने सारी एप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड वैल्यूज डाल दी हैं। बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज जितना पैसा हमने वाई को पे करा उतना ही एक्स और जेड लेकर आए हैं, तो बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस शीट टोटल इज 8,78,000। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द रिटायरमेंट पार्ट। एंड फ्रेंड्स वी हैड अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन एक यहाँ पर डेप्रीसिएशन का। बेटा मैंने आपको डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन तो चलो कर दिया है, बट मैं ऑब्वियसली कैश बुक का क्वेश्चन, डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व कैश बुक फॉर यू। कैश बुक मैंने बेटा आंसर की में नहीं डाला है बिकॉज इस उम्मीद से कि कैश बुक सारे बच्चों का राइट होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कैश बुक का आंसर नहीं आया होगा तो बच्चा प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, या तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको कैश बुक की भी आंसर की डाल दूंगा, या आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर कैश बुक की आंसर की डाल दो, राइट। सो आई एम नॉट सॉल्विंग कैश बुक फॉर यू। मैंने बेटा यहाँ पर एक मशीनरी का छोटा सा अकाउंट बना दिया आपके लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप ध्यान से चेक कर लीजिए। मशीनरी का अकाउंट बच्चा ये क्या करा भाई, सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन में जनवरी में ना आपने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। ये 50,000 आपने स्पेंड करा। देखो ये सेकेंड हैंड मशीनरी है इसलिए ये खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने 30 जून 21 को एक और नई मशीनरी खरीदी, इंस्टॉलेशन चार्ज आपने पे करा तो ये भी ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि 2021 में आपने ये करा, फिर आपने इनकी डेप्रीसिएशन निकाली। जब आप इनकी डेप्रीसिएशन निकालोगे बच्चा, इसकी डेप्रिसिएशन तो लगेगी आपकी फुल ईयर की, इसकी लगेगी 6 मंथ्स की, क्योंकि अकाउंट्स क्लोजिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर है, राइट। सो आपके पास 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी सेकेंड मशीनरी की। हमारा बैलेंस आ गया फर्स्ट ईयर का, फिर इसको करा ब्रॉड डाउन 571,750। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देखना है कि भाई मैंने यहां पर रिपेयर्स करी है अप्रैल में। बेटा जो आप ये नॉर्मल रिपेयर्स करते हो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं जाती, याद रखिएगा। दीज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड। सर आपने ऊपर वाला रिपेयर्स डाला था बेटा क्योंकि वो सेकेंड हैंड मशीनरी के परचेज के वक्त किया था। सेकेंड हैंड मशीनरी के परचेज के वक्त किया गया खर्चा वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट जो ये नॉर्मल रिपेयर है ये हम लोग नहीं दिखाते, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। नेक्स्ट, फिर सेकेंड हैंड मशीनरी हमने एक और परचेज करी, अपनी जो बेच दी, और उसके बाद मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। दोस्तों जो आपने बेची है वो 155 की बेची है। उसका छोटा सा एक वर्किंग नोट कि 250 की खरीदी थी, पहले साल उसको डेप्रिशिएट करा 25, बैलेंस आ गया बेटा 225, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया फिर हम लोगों ने 225 के ऊपर। क्यों? बिकॉज हमने उसको बच्चा 30 जून को बेचा है, राइट। तो उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस इज 213750, 155 का बेचा है, उसका लॉस हो गया 58,750। सो फ्रेंड्स अगर आप इसको चेक करोगे 155 का ये अपने पास सेल हो गया, ये लॉस हो गया। अब आपको रिमेनिंग डेप्रिसिएशन निकालना है। रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बच्चा अपने को कैसे निकालना था वो भी बहुत सिंपल एस्पेक्ट है।
571750 हमारे पास बैलेंस आया था। बच्चे इसको चेक कर सकते हैं, 571750 बैलेंस आ गया था बच्चा मेरे पास। और जो मेरे पास जनवरी 22 में जो मैंने मशीनरी बेची थी उसका कितना वैल्यू था, 225, राइट। सो 225 मैं इसको माइनस कर लूंगा, जो ये बैलेंस आएगा इसके ऊपर मैं रिमेनिंग डेप्रिसिएशन लगा लूंगा, राइट। ये बैलेंस बच्चा आता है 346750, तो इसी के ऊपर मैंने 10% लगाया हुआ है, सिंपल। सो ये अगर आप देखते हो तो भाई अपने पास बैलेंस आ गया सारा मशीनरी का, दैट इज 3,12,075 रुपीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई ये अपने पास आ गया एक छोटा सा मशीनरी का अकाउंट 5 नंबर का। एंड फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, शेयर कैपिटल इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट, क्योंकि कुछ बच्चों ने चॉइस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ा ही होगा, तो अगर आपने बच्चा इसको अटेम्प्ट करा है, बाकी देखो आप किसी बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा बच्चा, यू कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप इस पर कमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, या आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सो बच्चे प्लीज आइदर पुट अ कमेंट इन अ बेटर वे, सो लाइक हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लाई भी कर सकेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन बच्चा 25,000 इक्विटी शेयर्स था, 25 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम, 50 रुपीज एप्लीकेशन, 50 आपके पास आ गया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 25 रुपीज कॉल, 29,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, 4,000 लेटर्स ऑफ रिग्रेट था भाई। मतलब आपके पास क्या था भाई साहब कि 4,000 रिफंड हो गया, कोई प्रोराटा का चक्कर नहीं है, 150 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं आया, आपको कैश बुक बनाना और एंट्रीज पास करनी है। मैंने अभी आंसर की में सिर्फ एंट्रीज डाली हैं, कैश बुक कुछ नहीं होता भाई, कि आपको जो बैंक वाली एंट्रीज है उसका एक बैंक अकाउंट बनाना होता है, सिंपल सा फंड है। फिलहाल अभी बच्चा मैंने आंसर की में आपको बता देता हूं, मैंने सिर्फ एंट्रीज डाली हैं, ठीक है। तो बच्चों को पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कल को बच्चा बोलेगा सर आपने वो बैंक अकाउंट नहीं बनाया। देखिए पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आ गया 29,000 इंटू 50, राइट। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, रिफंड हो गया बच्चा हमारे पास 4,000 इंटू 50, ये रिफंड हो गया। फिर हम लोगों ने करना बच्चा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें 25 रुपए का प्रीमियम था, तो 625 हमारा प्रीमियम में चला जाएगा, राइट। फिर हम लोग यहां पे चेक क्या करेंगे बेटा, हमारा जो एरियर्स है ना वो है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स, आई एम ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, 150 इंटू 50 7,500, राइट। 1250 मुझे आना था, बाकी बैलेंस मुझे बैंक में आ जाएगा, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल बच्चा 25,000 इंटू 25, बाकी अगर आप देखते हो भाई अपने पास एरियर्स, अब एरियर्स यहां पर भी अपने पास सेम 625, कॉल्स के एरियर्स 3750, बाकी बैलेंस 621,250। अब अगर आप इसमें नेक्स्ट नोटिस करते हो शेयर कैपिटल का आएगा 4 फीचर, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 फीचर है, राइट। तो ये आता है बेटा 150 शेयर्स पे 100 के हिसाब से 15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट का पोर्शन 3750, आपके पास एरियर्स आ गया 11,250, बाकी बैलेंस आ गया शेयर फोरफिटेड में 7,500। वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा, ना इसमें प्रोराटा, ना इसमें कोई री इशू, ना कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने री इशू नहीं करा, ठीक है। तो बच्चे खाली क्या करेंगे, बैंक की एंट्रीज प्लीज पास कर लीजिएगा। फिर हमारा एक दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था कि सब फील्ड्स क्या होती है अकाउंटिंग की। भाई ये मैंने अपनी ही बुक से आप लोगों को, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 था, तो मेरी बुक के अंदर जो ये था बच्चा मैंने उसी की आपको फोटो क्लिक करके लगा दी है। सब फील्ड्स क्या होती थी भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनके बारे में लिखना था, राइट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो थोड़ा सा बच्चा इनके बारे में आपको मेंशन करना था। एंड आई होप गाइस दिस आंसर की इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। Please guys, if you have any doubts you can just put that in the comment. God bless you all and may you succeed, and very soon bachcha, by the next week I'll be posting up a video with a detailed solution of maths paper, right? तो जो आपका मैथ्स का पेपर है बच्चा उसका एब्सोल्यूट डिटेल सोल्यूशन, बिकॉज आप लोगों को ये अभी पता लग जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, राइट? चलिए, सी यू ऑल इन CA इंटर गाइस वेरी सून। गॉड ब्लेस यू।